बंधुओं, आज पूरे भारत पर एक प्रश्न खड़ा हो गया है और वो प्रश्न है, जिन्हें नाज है हिंद पे वे कहाँ हैं। जिन्हें नाज है हिंद पे वे कहाँ हैं। आज देश का हर मजदूर देश के तमाम सज्जनों से, देश के तमाम संतों से और देश के सरकार से ये सवाल कर रहा है कि जिन्हें नाज है हिंद पे वे कहाँ हैं। वो संत, वो सज्जन और वो सरकार चुप क्यों है। आइए अब सीधे संवाद पर चलता हूँ। एक गाना है, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। कितना मधुर है ये गीत, एक हसीन सपने की तरह। क्या सपने भी कभी सच होते हैं? क्या आज़ादी के लड़ाई के दौरान जो सपना देखा गया था, जिसके लिए अनेक देशभक्त जेल गए और फांसी के फंदे पर लटके, क्या उनके सपने साकार हुए? मुझे तो लगता है फंस गया है भारतवासी अपने ही देश में। मुझे तो सचमुच लगता है फंस गया है भारतवासी अपने ही देश में। यहाँ पक्ष हो या विपक्ष, सबको कुर्सी चाहिए। यहाँ पक्ष हो या विपक्ष, सबको कुर्सी चाहिए, सबको सत्ता चाहिए। और सत्ता पाने का इनका जो रास्ता है, वो रास्ता सेवा का नहीं है, वो रास्ता शांति का नहीं है। इनका फार्मूला है, इनका सूत्र है, ना खेलब न खेले देव, खेलवा बिगाड़ देव। न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव। जो सत्ता में आज आ रहा है वो इसलिए नहीं कि उसने कुछ किया है या उसका कुछ करने का सपना है, बल्कि इसलिए आ रहा है कि ना खेलब न खेले देव, खेलवा बिगाड़ देव। इस सूत्र की उसे पूरी समझ है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या इसे कोई सुन रहा है? यह नाजुक समय है। ऐसे नाजुक समय में मेरा फिर एक बार प्रश्न है, जिन्हें नाज है हिंद पे वे कहाँ हैं? वो सज्जन कहाँ हैं? वे संत कहाँ हैं? वो सरकार कहाँ है, जिसे गरीबों की, मजदूरों की पीड़ा में चुप नहीं रहना चाहिए था? वो चुप क्यों हैं? बिना लोहा का अन्न और बिना लोहार का लोहा अब भी संभव नहीं है। बचपन में मुझे लगता था कि यह लोहार ही गांव का अकेला मर्द है, क्योंकि गांव के पूरे लोहे का और धरती में बीज डालने वाले सारे औजारों का अकेला निर्माता था वह लोहार। मुझे पता नहीं अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ये सब लोहार थे या नहीं, पर काश ऐसा होता कि मेरे देश भारत का प्रधानमंत्री भी कोई लोहार या मजदूर बनता। क्या आपको पता है कि 1947 में ही, आज़ादी के समय ही, आगे क्या होने वाला है इसकी खबर सबको थी। सिर्फ जनता ही हसीन सपनों में खोई थी। महात्मा गांधी जी, बादशाह खान जी, लोहिया जी, जयप्रकाश जी, सबको यह एहसास हो गया था कि अपने विचारों की नाव खेने के लिए उन्होंने जो पतवार गढ़े थे वो इतने कमज़ोर हाथों में चले गए हैं कि उन पर आगे बहुत ज़्यादा दिनों तक भरोसा नहीं किया जा सकता। 1974 की स्थिति भी यही थी। बिहार आंदोलन 1974 के दौरान खादी ग्राम जमुई के कार्यकर्ता शिविर में किसी बात पर रंज होकर जयप्रकाश नारायण जी आंदोलन वापसी तक की सोच रहे थे। जयप्रकाश जी के आग्रह पर एक बार बादशाह खान बिहार पधारे तो दुखी होकर बादशाह खान ने कह दिया कि भारत ने महात्मा गांधी जी को पूरी तरह से भुला दिया है, उनके मूल्यों और आदर्शों को दफन कर दिया है। अब यह देश महात्मा गांधी के सपनों का भारत नहीं रहा। गांधी जी भी आखिरी दिनों में खुद को अकेला महसूस करने लगे थे। एक बार तो उन्होंने अपने को खाली कारतूस तक कह दिया। आखिर वो एकांत क्षणों में अपने लिए खाली कारतूस जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने को विवश कैसे हो गए? गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, इस वजह से खाली कारतूस कहना काफ़ी भयानक है। क्या आप सोच सकते हैं, अगर वो अपने आप को पूरी तरह से एक भरा हुआ कारतूस मानते तो इस कारतूस का प्रयोग कहाँ होता? इस कारतूस का प्रयोग कहाँ होता? यह कैसा लोकतंत्र है जिस सरकार का गठन लोगों के वोटों के द्वारा हुआ है? वह सरकार का शासन अगर ठीक नहीं तो यही जनता उसे वापस नहीं बुला सकती। जयप्रकाश जी ऐसा सोचते थे कि जनता के हाथों में वह पतवार होनी चाहिए, जिससे शासन अगर बिगड़ जाए तो जनता उसे वापस बुला सके।
बिल्कुल महात्मा गांधी जी के तरह ही जब जयप्रकाश जी जीवित थे तभी से उनकी अवहेलना आरंभ हो गई थी। मोरारजी देसाई जी कहते थे, जेपी कौन होता है, क्या वो गांधी से बड़ा है? जबकि चरण सिंह मोरारजी देसाई का उपहास करते हुए कहते थे कि महज 20,000 वोट से जीतने वाला नेता है। उधर मोरारजी चौधरी चरण सिंह को चूरन सिंह बनाने की बात कहते थे। जगजीवन राम जी भी मोरारजी और चरण सिंह से सहमत नहीं थे। तीनों लोगों की महत्वाकांक्षा रह रहकर टकरा रही थी। मुझे पढ़ाया गया है कि सैद्धांतिक रूप से श्रेष्ठ जनों में दोष नहीं देखे जाते, क्योंकि श्रेष्ठ जनों में दोष होते ही नहीं। यदि आपको दृष्टिगत होते हैं तो यह आपका दृष्टि दोष है, यह आपका ही दृष्टि दोष है। मैंने इस पढ़ाई हुई बात को कभी माना नहीं, और यही वजह है कि शुभ कर्म करते हुए भी कभी पुष्प वर्षा की चाहत में रखता नहीं। पर अगर गठबंधन राज, पादुका राज, पपेट राज ही शाश्वत सत्य है तो गरीब, किसान, मजदूर और महिला के आंसू कभी सूख नहीं पाएंगे। माफ़ करें अगर जो आप सुन रहे हैं वो आपको ठीक नहीं लग रहा। भारत खूबसूरत भी है। विश्व सुंदरियों से आप जाकर के पूछें, किसी एक्टर या एक्ट्रेस से जाकर के पूछें, या आप टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी से जाकर के पूछें तो आपको भारत तो सुंदर ही लगेगा। मैंने करीब 15 साल पहले कुमार मंगलम बिरला जी का एक लेख पढ़ा था, मेरा भारत महान। उसके विचार इस प्रकार हैं, नासा के 1/3 वैज्ञानिक भारत के हैं, 5,000 भारत के प्रोफेसर अमेरिका के कॉलेजों में पढ़ाते हैं, 30,000 भारतीय अमेरिका में डॉक्टर हैं, फॉर्चून 500 कंपनी में से 50% भारत में काम आउटसोर्स करवाते हैं। भारत दुनिया के उन 3 देशों में है जिसने सुपर कंप्यूटर बनाया है। भारत दुनिया के 6 देशों में है जिसने सैटेलाइट लॉन्च किया है। कॉटन का सबसे बड़ा निर्यातक है भारत। मोटरसाइकिल का सबसे बड़ा निर्यातक है भारत। फार्मा में यानी दवाइयों में हम लोग दुनिया के देशों में 4थे स्थान पर हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जो बताया गया है वह बिल्कुल सच है। इन सब से लगता है कि भारत दुनिया का सर्वप्रथम देश भी अगर मेहनत करे तो जरूर बन सकता है। पर यह कोई बताए कि इन सब से गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी और महिला को क्या मिला। मेरा सवाल फिर वही है कि इनमें से कोई ये बताए कि इससे गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी और महिला को क्या मिला। जो भी बताया गया है यह उच्च और मध्यम वर्ग की कहानी है। यह वर्ग आज भी 35 या 40% के आसपास है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मध्यम वर्ग बेरोजगारी और शिक्षा के खर्च के बोझ से तड़प रहा है, और निम्न वर्ग के 80% लोगों का तो खाना भी मिलेगा कि नहीं ये कहना भी मुश्किल है। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत अच्छा है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, गाड़ी बहुत अच्छी है पर बिना इंजन के यह चल नहीं सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए का चुप साध ही रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी की तरह कैसे इन्हें अपना बल याद आ जाता है। सो बल कौन दिखावे, सो बल कौन दिखावे। राजे महाराजे नेता को अपनी पूजा, भोजन, झूठी गप से छुट्टी नहीं। साहब को तो सरकारी काम घेरे रहता है। कुछ क्रिकेट, सिनेमा, अखबार में समय गया, कुछ बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब, गंदे, काले आदमियों से मिल कर के अपना अनमोल समय खोएं। बहुत लोग कहेंगे हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। बाबा हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको बहुत दूर की सूझती है। यह कहना उनकी भारी भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी इसी तरह से खाली था। इंग्लैंड वालों ने एक हाथ से अपना पेट भरा,
दूसरे हाथ से उन्नति के राह के कांटों को साफ किया। इसे ध्यान से सुने, एक हाथ से इंग्लैंड वालों ने अपना पेट भरा और दूसरे हाथ से उन्नति के राह के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, क्या इंग्लैंड में गाड़ीवान, क्या इंग्लैंड में मजदूर, क्या इंग्लैंड में खेतों में काम करने वाले लोग नहीं रहते? किसी भी देश में सभी के पेट भरे हुए नहीं होते। यह जो मेरी बात आप सुन रहे हैं, यह सब 1884 में बलिया के ददरी मेले में दिए गए श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के भाषण के अंश हैं। क्या हम भारतवासी पहले भी ऐसे ही थे और आज भी यही हाल है? जवाब भारतेंदु जी ने खुद अपने भाषण में ही दे दिया है। पहले हमें कोई चाहिए बल दिखाने वाला, हमें कोई चाहिए बल दिखाने वाला, का चुप साध रहा बलवाना कहने वाला। और इसके साथ ही दूसरा जवाब जो भारतेंदु जी ने दिया है वह है किसानों, खेत वालों, मजदूरों सबको मिलकर एक हाथ से पेट भरना पड़ेगा। सबको मिलकर एक हाथ से पेट भरना पड़ेगा और दूसरे हाथ से उन्नति के राह के कांटों को साफ करना पड़ेगा और दूसरे हाथ से उन्नति के राह के कांटों को साफ करना पड़ेगा। यही मूल मंत्र है, यही एकमात्र मूल मंत्र है। मेरा यह शांति संवाद सुन रहे सभी स्नेही जनों को एक बार फिर से मेरा स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।